इंडिया का शहर मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। और पिछले चंद दिनों में आपने मुंबई के बारे में क्या देखा कि सोशल मीडिया पे जगह जगह हर कोई मुंबई की बात कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सेलिब्रिटीज अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहाए नहीं है कल से, पीने का पानी नहीं है। नवी मुंबई जैसे इलाकों में कोई नहीं रह रहा। वो स्काई स्क्रेपर्स जो रेजिडेंशियल थे, वहां पर लोग जाने को तैयार नहीं है। और इस सब के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि मुंबई के पास सिर्फ 40 दिन का पानी बचा है। यानी वो रिजर्वॉयर्स जो मुंबई को पानी सप्लाई करते हैं इस वक्त 10% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया में मॉनसून 8 दिन से डिले हो गई है और वो 7 लेक्स जहां से मुंबई को पानी सप्लाई किया जाता था, जिनकी एवरेज कैपेसिटी 14 लाख मिलियन लीटर होती थी, वो 1.5 लाख मिलियन लीटर पर आ चुके हैं। The monsoon appears to have gone missing. It's mid-June. India is increasingly witnessing the delayed arrival of the rains. पर सवाल ये है कि एकदम से ऐसे में इंडियन अथॉरिटीज ने क्या प्लान किया? 15 मई से इंडिया की अथॉरिटी BMC ने पानी की सप्लाई को कट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 10% वाटर कट लगाया, फिर कमर्शियल एरियाज को 20% वाटर कट लगाया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और स्विमिंग पूल का पानी बंद कर दिया। पानी के इतने बुरे हालात हैं। फिर आपके सामने एक और डेटा आता है, आपके सामने ESA की सैटेलाइट का डेटा आता है और आप ये देखते हैं कि शोर लाइन आहिस्ता आहिस्ता रिसीड करती है, यानी समंदर का पानी पीछे जाना शुरू होता है। वहीं पर ESA कोपरनिकस की जहां डिटेल सैटेलाइट की आती है, आपके सामने एक और डिटेल आती है और वो डिटेल ये होती है कि इंडिया के नक्शे के ऊपर मॉनसून का कोई बादल नजर नहीं आता। आज मुंबई ड्राई क्यों हो रहा है? आज ये हालात क्यों है कि इंडिया में बारिश नहीं हो रही? अभी रिसेंटली जो डेटा आपके सामने आता है, एज ऑफ टुडे बारिश का एक सिलसिला शुरू हुआ तो है, लेकिन क्या ये कहना काफी होगा कि बारिश हो गई और सारे मसले हल हो गए? अगर वाटर सप्लाई सिर्फ 10% रह गई है तो सवाल तो अलार्मिंग है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। ईरान, इस्राइल, USA वॉर में आपने क्या देखा? आपके सामने एक खबर आती है और यह खबर ईरान के शहर मशहद से आती है कि जहां पर ईरान में कहत साली चल रही थी, एकदम से बारिशें हो जाती हैं, एकदम से बर्फ पड़ जाती है। तो सवाल अपनी जगह फिर खड़ा हो जाता है और सवाल ये नहीं है कि मुंबई के पानी का मसला क्या है और बारिश क्यों नहीं हो रही। सवाल यह है कि जिस तरह आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है, क्या किसी टेक्नोलॉजी से बारिश को रोका भी जा सकता है? बादल बनने से रोका जा सकता है? और अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये ताकत आज किसके पास है? और क्या गारंटी है कि ये ताकत आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? ईरान की दास्तान क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली कहता क्या है? और बिल गेट्स का इस सारी कहानी से क्या लेना देना है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में ईरान अपनी 50 साल की तारीख की सबसे बुरी खुश्क साली देख रहा था। इतनी बुरी कि 90% चांसेस ऑफ रेन खत्म हो चुके थे और ईरान का जो अमीर कबीर डैम है वो अपनी 8% कैपेसिटी पर आ चुका था। यहां तक कि ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को यह कहना पड़ा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें तेहरान के अंदर पानी को राशन करना पड़ेगा और शायद इस शहर को खाली करना पड़ जाए। ये इतनी बड़ी खबर थी कि इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद ईरान ने क्लाउड सीडिंग पर काम किया। आपने ये देखा कि खुश्क साली इतनी बढ़ गई कि ईरान की आवाम साले श्राइन पर यानी उस मज़ार पर आई और मज़ार पर आकर इज्तमाई दुआएं की गई कि यहाँ पर किसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश के सिलसिले को दोबारा चला दे। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही जंग शुरू हुई, उस जंग के अंदर एक पोस्ट आपने देखी। ये पोस्ट एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें ये कहा गया कि ईरान ने UAE में मौजूद क्लाउड रेडार जो सिस्टम है
उसको बॉम्ब किया, जिसके बाद ईरान का टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे आ गया और ईरान के एक शहर के अंदर बर्फ पड़ना शुरू हो गई। ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसे 34 लाख लोगों ने देखा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता क्या चला? पता ये चला कि ये पोस्ट ईरान का वो सफारत खाना जो अफगानिस्तान में मौजूद है वहां से इनिशिएट की गई, जो बाद में डिलीट भी कर दी गई, क्योंकि इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। ईरान के जिस शहर की ये बर्फ दिखाई गई वो ईरान का शहर मशहद है, और मशहद 1000 मीटर की बुलंदी पर है, और अप्रैल के महीने में मशहद में बर्फ पड़ना एक आम सी बात है। लिहाजा ईरान ने यूएई में मौजूद किसी ऐसे सिस्टम को जो क्लाउड को रोकता हो, ऐसे किसी सिस्टम को बॉम्ब भी नहीं किया। तो जब बॉम्ब ही नहीं किया तो ईरान का टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे नहीं आया। जब नीचे नहीं आया तो बर्फ पड़ने का रीजन ये नहीं है। यहां तक तो ये डिबंकिंग ऑफ द फेक न्यूज है, लेकिन इस झूठ के पीछे, इस फेक न्यूज के पीछे कहीं ना कहीं एक और खबर भी छुपी हुई थी। 2018 में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलानी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस्राइल ईरान के बादल चुरा रहा है। अब ये बात कोई छोटी बात नहीं है। ईरान के बादल चुरा रहा है, ईरान की बर्फ चुरा रहा है, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और इस इल्जाम की जब तस्दीक की ईरान के मेट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उन्होंने खुद कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद ब्रिगेडियर जनरल ने अपने बयान को वापस ले लिया। अब यहां तक तो ये कहानी है ईरान की, लेकिन यहां पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि असल में ये मॉनसून का सिस्टम काम कैसे करता है, ताकि अगर कोई इसे रोकना चाहे तो उसको क्या पता होना जरूरी है। अब मॉनसून का सिस्टम क्या है? मॉनसून का सिस्टम एक वेदर मशीन है, एक वेदर इंजन है। ये इंजन काम कैसे करता है कि जब गर्मी बहुत होती है तब गर्मी के अंदर जो जमीन है वो समंदर से ज्यादा गर्म होती है, और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, कम दबाव बनता है, और अरेबियन सी से नमी से भरपूर हवा इस जगह को कवर करने के लिए दौड़ती है। जब ये हवा ऊपर उठती है तो ये ऊपर उठते उठते हिमालय की चोटियों से टकराने के बाद मजीद ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद ये बारिश बरसाती है, जिसकी वजह से मुंबई को साल में 2300 मिलीमीटर पानी मिलता है, यानी बारिश मिलती है। लेकिन एक और चीज है जिस पूरे सिस्टम को तोड़ कर रख देती है, और उसका नाम है एल नीनो। अब पैसिफिक की गर्म हवाएं जो ग्लोबली हवाओं का रुख बदलती हैं, वो इंडिया के ऊपर बादल ही नहीं बनने देती। आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल की मॉनसून की प्रेडिक्शन 90% नीचे रहेगी। अब आपने यहां पर क्या बात समझनी है कि ये जितना मॉनसून का सिस्टम है, टेम्परेचर, हवा, नमी, बादल, ये पूरा एक सिस्टम मौजूद है, और जहां पर सिस्टम होता है उसके अंदर दखल अंदाजी की जा सकती है। एल नीनो के बारे में जितना आप जानते हैं वो सच है, लेकिन ये वो है जो आपको बताया गया। जो आपको नहीं बताया गया वो ये कि जहां पर सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर दखल अंदाजी होती है और इंसान उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वो इंसान आज प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। ये छेड़छाड़ का पेटेंट इंसान ने 1940 में हासिल कर लिया था। जितनी बातें आप क्लाइमेट चेंज पर समझते हैं, ये साइंस की कहानी नहीं है, ये कंट्रोल की कहानी है। ये वो कहानी है जो सच्चाई के साथ, रसीदों के साथ आपको कोई बताने को तैयार नहीं होता, और इसको डिटेल में मैंने कवर किया है अपनी अपकमिंग बुक में, आने वाली किताब में, कि जिसका नाम है यू वर नॉट सपोज्ड टू वेक अप, व्हाट दे नेवर टॉट यू अबाउट द वर्ल्ड यू इनहेरिटेड, जिसके अंदर आपको इस तरह के बहुत से ऐसे टॉपिक्स रसीदों के साथ मिलेंगे कि जो सच्चाई पर मबनी हैं, लेकिन आप तक ये सच ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना वालिदैन ने, ना मीडिया ने आप तक पहुंचाया है। किताब की डिटेल्स नोट करने के लिए, किताब के बारे में जानने के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए उस पेज पर, और किताब के बारे में, इस बुक के बारे में तमाम डिटेल्स आपको इस पेज से मिल जाएंगी। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान ने 1940 में ऐसे कौन से पेटेंट्स इस्तेमाल किए थे, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा अमेरिका के ऑपरेशन पॉपॉय को। ये कहानी शुरू होती है मार्च 1972 में, जब अमेरिका में एक जर्नलिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था जैक एंडरसन।
जैक एंडरसन ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की और इतना बड़ा एक्सपोजे किया कि अमेरिका की सियासत की बुनियादें हिल गई। उसने इतने बड़े क्लेम को जब मीडिया के सामने रखा तो अमेरिका के सेनेटर क्लेबॉर्न पेन ने डिफेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या इसमें कोई सदाकत मौजूद है। तब डिफेंस डिपार्टमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी का नाम देकर जवाब देने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि जैक एंडरसन ने ऐसा क्या क्लेम किया था। जैक एंडरसन ने दुनिया को यह बताया कि मार्च 1967 से लेकर जुलाई 1972 तक जब अमेरिका वियतनाम के साथ जंग लड़ रहा था, तब अमेरिका ने एक इंतहाई टॉप सीक्रेट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोपॉय है और आप इसे ऑपरेशन पोपॉय और ऑपरेशन मोटरपूल के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये वो ऑपरेशन था कि जिसमें अमेरिका ने वियतनाम की जंग जीतने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि वियतनाम के अंदर जितनी सप्लाईज आती हैं, ये कंबोडिया से आती हैं, लाओस से आती हैं, और ये सप्लाईज दरख्तों के नीचे छुप छुपा कर ये ट्रक्स गोरिल्लास तक पहुंचते हैं और वो गोरिल्लास इस गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर अमेरिका को हरा रहे थे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इनकी सप्लाई लाइन तोड़ दें। लिहाजा अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग का एक प्रोग्राम तैयार किया। इस क्लाउड सीडिंग के प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने थाईलैंड में मौजूद उदौन बेस का इस्तेमाल किया। जहाज उड़ाए गए और ये जहाज करते क्या थे, ये क्लाउड सीडिंग करते थे और हवा में जाकर ये सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड के फ्लेयर्स गिराते थे। C-130, WC-130, F-4, RF-4C बहुत से जहाजों का इस्तेमाल किया गया और 5 सालों के अंदर 47,000 फ्लेयर्स गिराए गए। इसका नतीजा पता क्या निकला? नतीजा यह निकला कि वियतनाम के अंदर जितनी मॉनसून होनी थी वो 45 दिन मजीद हुई। जगह जगह कीचड़ हो गया, ट्रक्स कीचड़ के अंदर, गारे के अंदर फंस गए, सप्लाई लाइन टूट कर रह गई। यह अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी के अंदर जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हुई, लोग मरे, लेकिन अमेरिका का मिशन कामयाब हो गया। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये मौसम के साथ छेड़छाड़ करके ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जीती गई, तो इसकी इजाजत किसने दी? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता यह चला कि अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट्स ने, लिंडन जॉनसन ने और रिचर्ड निक्सन ने इसकी इजाजत दी बगैर कांग्रेस से पूछे, विदाउट अपडेटिंग एनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और ये इजाजतनामे इशू किए गए। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद देर सवेर ये खबर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची और यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में और उसके बाद 1978 में एनमॉड को फाइनलाइज किया। आज एनमॉड के 70 से ज्यादा मुल्क सिग्नेटरीज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई मुल्क जंग जीतने के लिए, किसी और कौम को सबड्यू करने के लिए मौसम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब यहां पर सवाल पता है क्या है? सवाल यह है कि पाबंदी उसी चीज पर लगाई जाती है जिसका वजूद होता है। सो मौसम के साथ छेड़छाड़ करने का ये वजूद ऑलरेडी मौजूद है, वरना अदरवाइज जो चीज मौजूद ही नहीं है वो बैन कैसे की जा सकती है? अब जरा ये सोचें कि जो चीज 1967 में मुमकिन थी, आज 2026 में और क्या क्या मुमकिन होगा। अब ये समझने के लिए पहले उन टेक्नोलॉजीज और पेटेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि ये टेक्नोलॉजी इंसान के पास कब से है। और अब आपको याद आएंगे वो ब्रिगेडियर जनरल ईरान के जिसने कहा कि इसराइल हमारे बादल चोरी करता है, हमारी बर्फ चोरी करता है। क्या वो गलत थे या कुछ ऐसा है जो उनको तो मालूम है लेकिन आपको और मुझे अभी तक मालूम नहीं? अभी आपको स्क्रीन पर 1946 से लेकर आगे कई सालों के कई पेटेंट्स दिखा रहा हूं। आपने करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। आपने यह पढ़ना है कि किस साल का पेटेंट है और आपने पेटेंट का नंबर पढ़ना है जिसको आप बाद में जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये डेटा यूएस के पेटेंट ऑफिस का डेटा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। और ये डेटा में आपने ये पढ़ना है कि जिस साल ये पेटेंट इशू हुआ ये एक्चुअली पेटेंट करता क्या है
और इस पेटेंट का फायदा क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। ये 1946 से लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट से लेकर अब तक का जो डेटा है, ये वो पेटेंट्स हैं जो पब्लिक हैं, जो आपके सामने मौजूद हैं और ये बताते हैं कि वेदर के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजीज आज एग्जिस्ट करती हैं। तो सोचो 2026 आते आते ऐसा और क्या होगा जो आपको और मुझे अब तक पता नहीं है। यहां पर आपने ये देखना है कि 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स किए गए, तब आर्टिफिशियल रेन करके, जब क्लाउड सीडिंग करके बीजिंग ने ये इंश्योर किया कि ओपनिंग सेरेमनी पर बारिश ना हो, ताकि जितने तमाशाई आए वो सेरेमनी को एंजॉय करें। लिहाजा बारिश ना करने के लिए उन्होंने अपनी मैनूवरिंग की और आज दुनिया का आर्टिफिशियल रेन का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चलाता है। और आज दुनिया में 50 से ज्यादा ममालिक हैं जो क्लाउड सीडिंग करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जितना मैं इन चीजों पर बात करता हूं, जितना डिसेप्शन पे बात करता हूं, जितना अवॉइड करता हूं इन साहब की बात करना, उतना ही इस भाई की तस्वीर घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो सवाल ये बनता है कि बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट कार्रवाई क्या है, बिकॉज दिस मैन नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस। अब ये वो बात है जो आपको कोई बताता नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्कोपेक्स। अब ये प्रोजेक्ट करता क्या है? ये प्रोजेक्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट। इसका मकसद ये है कि फजा में छोटे छोटे जर्रात ले जाकर छोड़े जाएं, जिसके बाद सूरज की रोशनी टकराकर वापस स्पेस में चली जाए, थोड़ी बहुत रोशनी वापस चली जाए और बाकी की रोशनी जमीन पर आ जाए। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जमीन का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए फजा में क्या छोड़ने वाले हैं? फजा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ने वाले हैं और हाई एल्टीट्यूड बलून्स के जरिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है और ये एक्सपेरिमेंट हुआ स्वीडन के अंदर, जहां पर ये सारी कार्रवाई की गई। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या स्कोपेक्स को बिल गेट्स फंड करता है? नहीं, बिल गेट्स इसको फंड नहीं करता। मैं गलत इल्जाम बिल गेट्स पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन स्कोपेक्स के पीछे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सोलर इंजीनियरिंग का पूरा प्रोग्राम खड़ा है, बिल गेट्स उसको फंड करता है। मतलब यार, किस तरह कमाल से आप अपने आप को बचा भी जाते हैं ताकि सीधा डायरेक्ट इल्जाम भी ना लग सके, बट एवरीबडी नोज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। क्योंकि ये जितने अमीर तरीन लोग हैं ना, ये करते ही यही हैं। ऑफशोर कंपनीज के पीछे, पेरेंट कंपनीज के पीछे ये छुपाना और ये तरीका है वारदात बहुत पुराना है। खैर जनाब, जब ये स्वीडन के अंदर प्रोजेक्ट किया गया तो स्वीडन के अंदर जो उनके कबायली लोग थे, जो इंडिजिनस लोग थे, सैमी ट्राइब था, वो लोग और एनवायरमेंटल ग्रुप वो खड़े हो गए। और मजे की बात बताऊं, साइंटिस्ट भी खड़े हो गए कि ये कर क्या रहे हैं आप, ये जो आप कर रहे हैं इससे एक वॉल्केनिक चेंज आ जाएगा दुनिया में। और वो वॉल्केनिक चेंज ये होगा कि अमीर मुल्क तो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब मुल्क हैं उनके मॉनसून का पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा, वहां पर ड्रॉट आ जाएगा, वहां खुश्क साली आ जाएगी। तो अब आप जरा देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, देखें कि एग्जैक्टली उसी नक्शे कदम पर ये दुनिया चल रही है कि नहीं। लेकिन इसको सवाल हम नहीं करते, हम इन चीज़ों को जाने देते कि दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, दुनिया को चैरिटी देता है, और हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। अपनी अक्लों पर मातम करने का वक्त आता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने मिस नहीं करना कि क्लाइमेट चेंज की पूरी ड्रामेबाजी, जिसको मैं पहले भी कई वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, ये की किस दिए जाती है। और जहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, वहाँ पर एक और एस्पेक्ट है कि ये एक प्रोडक्ट बनाई जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट और ये कॉन्सेप्ट कि दुनिया गर्म हो रही है, इसे ठंडा करने की ज़रूरत है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को बेचकर गरीब मुल्कों को कर्जे बेचे जाते हैं। इस वक्त लिटरली मैं ये डेटा पढ़ रहा हूँ और जितना डेटा पढ़ रहा हूँ उतनी ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि इस वक्त तक गरीब मुल्कों को 132 बिलियन डॉलर्स कर्जा दिया जा चुका है क्लाइमेट चेंज के नाम पर। ये वो गलती है जो करते अमीर मुल्क हैं,
खुमियाजा भुगतना पड़ता है दुनिया की गरीब आवाम को। उनको कर्जा दिया जाता है और उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स उन्होंने अलग से करनी है। और हैरानगी की बात यह है कि वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो सिर्फ 7% है, यानी सिर्फ 7% उस पैसे का उन गरीब मुल्कों को मिलता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द इफेक्टीज। और आपने देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट चेंज के नाम पर की गई और उसके बाद दिया क्या गया, और जो दिया गया वो भी कर्जा है, यानी हरकत कोई और करे और भुगतता कोई और है। ऑक्सफैम ने इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, लिटरली दिल दहलाने वाले अल्फाज हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि ये अनजस्टली इंडेटिंग है, कि ये कितनी नाइंसाफी से इन्हें कर्जे के जाल में जकड़ा जाता है। एंड देन इसके ऊपर कहानी चलती है कर्ज के ऊपर सूद, और ये पूरा एक स्कैंडल है जिसको पावर शिफ्ट अफ्रीका ने भी एक्सप्लोर किया है। यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में पता क्या कहा कि लोन्स ओवर लोन्स, एडिंग टू मोर लोन्स इज नॉट अ सोल्यूशन। और आज गरीब दुनिया क्लाइमेट चेंज के नाम पर कर्जे के जाल में जकड़ी जा रही है। और ये क्लाइमेट चेंज की वो कहानी है जो कि आप खुलकर मीडिया पर नहीं कर सकते, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। हर तरफ से रिस्ट्रिक्शंस, हर तरफ से आपको दबाया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। और ये क्लाइमेट चेंज की तो सिर्फ एक डिसेप्शन है। आज दुनिया में कितनी ऐसे डिसेप्शंस हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जो बताने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारी नस्लों को वो बातें पता तक नहीं है। हम उनके साथ ये डिस्कशंस करते ही नहीं हैं। मैं अपनी किताब में मुश्किल से 30 चीज़ें कवर कर पाया हूँ। देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट, लेकिन किसी ने तो रहनुमाई करनी है, किसी ने तो आंखें खोलनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा गफलत, इससे ज़्यादा इग्नोरेंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि जो आज आपका मौसम, आपका पानी, आपका कर्जा कंट्रोल करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या है जिसे आज कंट्रोल करते हैं, और आपकी नस्लों की ज़िंदगी में और क्या क्या कंट्रोल करने वाले हैं। और वो कहानी अभी बाकी है।